नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है जुलाई 2023 से जून 2024 तक के करंट अफेयर को हम लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और जो एग्ज़ाम हमारा आबकारी का जो 30 जून को है, तो उसके लिए काफ़ी ये क्लास अच्छी होने वाली है। और 2023 और 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने आज का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस तहसील का नाम श्री कैंची धाम करने की घोषणा की है। तो भैया श्री कैंची धाम करने की घोषणा किस तहसील के नाम को की गई है भाई, तो कोशा कुटोली तहसील के नाम को। ठीक है, इसकी जगह पर क्या नाम रखा जाएगा, श्री कैंची धाम करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा की गई है। कैंची धाम मेला कब लगता है, तो कैंची धाम मेला 15 जून को लगता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कैंची धाम की स्थापना कब हुई, तो 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की गई। कैंची धाम आश्रम के संस्थापक कौन है, तो बाबा नीम करोली कैंची धाम के संस्थापक हैं। 15 जून को क्या लगता है अभी, कैंची धाम मेला लगता है। ठीक है, कैंची धाम किस जनपद में पड़ता है, तो नैनीताल जनपद में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, 6 मई 2023 को पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है भाई, तो तृतीय केदार को, यानी कि तुंगनाथ मंदिर को घोषित किया गया है। कब किया गया भाई, 6 मई 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, तुंगनाथ भैया मंदिर जो है किस जनपद में है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में तुंगनाथ मंदिर स्थित है। यह एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 12,800 फीट इसकी क्या है भैया, ऊंचाई है। ठीक है, और ये शिवालय में स्थापित मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तो तुंगनाथ में भैया किसकी, भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है, तो भुजाओं की पूजा की जाती है। कहाँ पर, तुंगनाथ मंदिर में। तुंगनाथ मंदिर को भैया तृतीय केदार कहा जाता है। और इसको भैया राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया, तो 6 मई 2023 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम राज्य सचिवालय देहरादून में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया भाई, तो 6 अप्रैल 2023 को। कब स्थापित किया गया भाई, 6 अप्रैल 2023 को स्थापित किया गया है। इसके द्वारा एक ब्लड सैंपल के द्वारा 72 प्रकार की जांच की जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और जिसमें कितने प्रकार की जांच की जाएंगी भाई, तो 72 प्रकार की जांच की जाएंगी। ठीक है, तो पहला भैया हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित हुआ, तो राज्य सचिवालय देहरादून में स्थापित हुआ। कब स्थापित किया गया, तो 6 अप्रैल 2023 को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, एक ब्लड सैंपल से 72 प्रकार की जांच करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, निर्माणाधीन गौरीकुंड केदारकुंड रोपवे की लंबाई कितनी है। ठीक है, कौन से भैया, गौरीकुंड और केदारकुंड रोपवे की लंबाई कितनी है भाई, तो 9.7 किलोमीटर इसकी क्या है भैया, लंबाई है। इसका शिलान्यासन भैया किसने करा, तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यासन किया गया। कब किया गया भाई, 2022 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। इसकी लागत भैया कितनी है, तो 1267 करोड़। ठीक है, 1267 करोड़ इसकी क्या है भैया, लागत है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे की लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। और ठीक है, इसकी लागत कितनी है, 1163 करोड़ की लागत है भैया। और ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया भाई, शिलान्यासन किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तकनीकी कृषि में इजराइल के साथ समझौता भैया किसने किया भैया, तो हमारे राज्य के द्वारा समझौता किया गया है। किसमें भी, तकनीकी कृषि के मामले में। ठीक है, और पर्यटन के क्षेत्र में भैया किससे हमने समझौता किया है, तो गोवा से समझौता किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है,
राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन कब शुरू की गई? तो राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन 25 मई 2023 को शुरू की गई। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई? तो देहरादून से दिल्ली के मध्य। कहाँ से भाई? देहरादून से दिल्ली के मध्य ये चलेगी। ठीक है, वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी भैया देहरादून से काठगोदाम के मध्य। ठीक, कौन सा? वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी भैया किसके किसके मध्य है? तो देहरादून से काठगोदाम के मध्य है। और वंदे भारत ट्रेन जो चलेगी किसके मध्य चलेगी? देहरादून से दिल्ली के मध्य है। और भैया कब शुरू की गई? तो 25 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा का ऐतिहासिक सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो किस नदी के तट पर लगता है भी अल्मोड़ा का सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मेला? तो रामगंगा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। और किस नदी के तट पर लगता है भैया? तो ये रामगंगा नदी के तट पर लगता है। रानीखेत तहसील के अंदर मासी क्षेत्र में लगता है। ठीक है, रानीखेत तहसील के अंदर ये लगाया जाता है ये मेला। और भैया और वहाँ पर भी कौन सा क्षेत्र है? तो मासी क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, BRO द्वारा, भैया किसके द्वारा? BRO द्वारा किस जनपद में अपना पहला कैफे स्थापित किया गया है? तो किस जनपद में स्थापित किया गया है भाई? चमोली जनपद में स्थापित किया गया है। BRO की बात करें तो BRO की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस कैफे को बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया गया है और BRO के द्वारा संचालित किया जाएगा। BRO ने पहली बार किसी कैफे को चलाया है। ठीक है, BRO ने भैया फर्स्ट टाइम इस कैफे को चलाया गया है। और ठीक है, इसका संचालन भी कौन करेगा? तो BRO के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध दमसक गुलाब के फूल राज्य में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? फूलों की घाटी में पाए जाते हैं दमसक गुलाब के फूल। ठीक है, और फूलों की घाटी कहाँ है भाई? तो चमोली जनपद में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमों के लिए समिट का आयोजन किस नाम से किया गया? तो ग्रामीण उद्यमों के लिए समिट का आयोजन गुल्लक नाम से किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? तो प्रदेश की पहली जो टनल पार्किंग बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है भाई? तो कैप्टी फॉल मसूरी के अंदर बनाई जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रदेश का पहला स्वावलंबन केंद्र भैया जो स्थापित किया गया है हल्द्वानी के अंदर स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अदरक बीज, कौन सा बीज भाई? अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो चंपावत में अदरक बीज उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम शुरू करने वाला जिला कौन सा है? तो स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक को शुरू करने वाला पहला जो जिला हमारा है चंपावत जिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया है? तो राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ जो किया गया है भाई कहाँ किया गया है? वो श्रीनगर के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया भाई? श्रीनगर के अंदर इसका आरंभ किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश का तीसरा डॉपलर रडार जो स्थापित किया जा रहा है भाई लैंसडाउन पौड़ी के अंदर स्थापित किया जा रहा है। अन्य दो कहाँ पर हैं भैया? तो एक मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर है और एक सुरकुंडा टिहरी के अंदर है। इससे पहले भैया कहाँ पर हैं? तो जो है कहाँ पे भैया? मुक्तेश्वर नैनीताल के अंदर और सुरकुंडा टिहरी के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा आज का है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन
होम्योकॉन 2023 आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ आयोजन किया जा रहा है भाई इसका? तो देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा भैया? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है भाई? तो देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा होम्योकॉन 2023 का आयोजन या उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया है? तो प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हल्द्वानी के अंदर स्थापित किया गया है। और हल्द्वानी भैया किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में हल्द्वानी है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, राज्य का पहला वाष्प भाप, ठीक है, राज्य का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है भी? तो रुद्रपुर में स्थापित किया जा रहा है। वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ भी? तो रुद्रपुर के अंदर बनाया जा रहा है। और रुद्रपुर हमारा भैया उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर की जा रही है माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना। ठीक है, कहाँ की जा रही है भाई? पौड़ी गढ़वाल के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो कितने जिलों में किया जा रहा है भाई? तो 4 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं भाई? तो नैनीताल जिला है हमारा, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला। इन 4 जिलों में भैया टी टूरिज्म का विकास राज्य में भैया किया जा रहा है। कितने हैं? 4। ठीक है, 4 जिलों के अंदर। अगले प्रश्न की देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो डोल आश्रम को विकसित किया जा रहा है। और डोल आश्रम कहाँ है भैया? अल्मोड़ा जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1990 में इसकी स्थापना की जाती है। और भैया किसके द्वारा स्थापना की गई? कल्याण दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसी कारण इसको कल्याणी आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, कल्याणी आश्रम या डोल आश्रम एक ही बात है। और कल्याण दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1990 में। तो आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में भैया जो विकसित हो रहा है वो डोल आश्रम को विकसित किया जा रहा है। इसी आश्रम में दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित है। ठीक है, तो डोल आश्रम के ही अंदर दुनिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का सबसे पहला पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून जिले में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, बद्री, कौन सा भाई? बद्री नस्ल की गाय हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो नारियाल गांव चंपावत के अंदर। कहाँ भाई? नारियाल गांव चंपावत के अंदर भैया बद्री नस्ल गाय हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, प्रदेश का प्रथम ऑर्किड पार्क का उद्घाटन मई 2023 में कहाँ किया गया है? मंडल घाटी चमोली के अंदर किया गया है भैया। प्रदेश का प्रथम या उत्तर भारत का प्रथम ऑर्किड पार्क का उद्घाटन 2023 में कहाँ किया गया भाई? मंडल घाटी चमोली के अंदर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, प्रदेश में पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश में पहला प्लास्टिक पार्क सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और सितारगंज भैया उधम सिंह नगर जनपद के अंदर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? राज्य में फिल्म सिटी कहाँ भी प्रस्तावित है? तो नैनीसैनी पिथौरागढ़ के अंदर प्रस्तावित है। ठीक है, राज्य में फिल्म सिटी भैया जो बनाई जाएगी जहाँ प्रस्तावित है वो कौन सा जिला है भाई? तो पिथौरागढ़ का जिला है। और जगह कौन सी है? तो नैनीसैनी जगह है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है?
तो रेड फॉक्स अभियान का संबंध सुअरों के आतंक से निजात हेतु है। ठीक है, यानी कि सुअरों का जो आतंक है उसको भैया क्या करना है, कम करना है। इसीलिए कौन सी अभियान चलाई गई है, तो रेड फॉक्स अभियान चलाया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया था, तो टिहरी जिले में किया गया था भैया। पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया भाई, तो टिहरी जिले में किया गया। कब किया गया भाई, तो 24 से 28 नवंबर 2023 में। कब आयोजन हुआ भाई, 24 से 28 नवंबर 2023 में। कहाँ किया गया, टिहरी जिले के अंदर किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, तो भैया जो ड्रेस कोड लागू किए गए हैं वो 2 मंदिर कौन से हैं हमारे, दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में है और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के अंदर, जहाँ पर भैया क्या लागू किया गया है, तो ड्रेस कोड लागू किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो देहरादून जिले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई, तो देहरादून जिले में आयोजित किया जाएगा भैया। आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा, नवंबर 2023 को देहरादून जिले के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का क्या नाम है, तो राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वेलनेट मिशन चलाया गया है। ठीक है, कौन सा मिशन चलाया गया है, वेलनेट मिशन चलाया गया है। अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। आज का अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो 1 से 7 मार्च ऋषिकेश के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन भैया कब किया गया, 1 से 7 मार्च के बीच में ऋषिकेश के अंदर किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कब शुरू की गई, तो 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब की जाती है भाई, तो 22 अगस्त 2023 को शुरुआत की जाती है। इस योजना का भैया अगर इस योजना की बात करें, इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को विपणन में सहयोग दिया जाएगा। संचालन जो इसका कर रहा है भाई, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब होती है भाई, तो 22 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, अगला आज का हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री धामी के द्वारा गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ भैया 16 अप्रैल 2023 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री धामी के द्वारा किया गया। ठीक है, 16 अप्रैल 2023 को भैया कहाँ से शुरू किया गया, परामर निकेतन ऋषिकेश से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा अभियान है भाई, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है और किस लिए चलाया गया है, कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया गया है। इसके साथ साथ हमें याद रखना है, चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और कहाँ भाई, जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना भैया कहाँ पर चलाया गया है, पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है भाई, कहाँ पर हुआ है, तो देहरादून के अंदर इसका आयोजन किया गया। कब किया गया भाई, 7 से 8 अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन किया गया भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ कब किया गया भाई, तो क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो किया गया 16 अगस्त 2023 को शुरुआत इसकी की गई।
संबंधित विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग व HP कंपनी के द्वारा इसके तहत बच्चे ई लर्निंग के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका यही उद्देश्य है कि जो ई लर्निंग व्यवस्था चलाई जाएगी जिससे जो नई ज्ञान तकनीकी है उनको सीख सकेंगे। कौन भाई? बच्चे सीख सकेंगे। अब विभाग कौन से हैं भैया? तो शिक्षा विभाग और HP कंपनी के द्वारा क्लैप प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और कब की गई? 16 अगस्त 2023 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को शुभारंभ कब किया गया? तो 29 अगस्त 2023 को शुभारंभ किया गया। कितने से कितने उम्र के लिए चलाया गया ये प्रोत्साहन योजना? तो 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है आज का, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राज्य के किन 2 जिलों को सितंबर 2023 में शामिल किया गया? तो कौन से जिले हैं भैया? तो चंपावत और पिथौरागढ़ जिले हैं, जिनको कब शामिल किया गया भाई? सितंबर 2023 में शामिल किया गया। ठीक है, यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो स्वदेश दर्शन भैया, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 भैया किन जिलों में चलाया गया? तो चंपावत और पिथौरागढ़ में चलाया गया। कब चलाया गया? सितंबर 2023 में चलाया गया। ठीक है, और इन 2 जिलों को शामिल किया गया जो चंपावत और पिथौरागढ़ हैं। और भैया कौन चला रहा है इस योजना को? तो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को क्या करना है भैया? बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य द्वारा पशु संरक्षण है हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ए हेल्प है। कौन सा अभी? ए हेल्प है, जो राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआत कब की जाती है भाई? तो 13 अप्रैल 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा को प्रारंभ किया जाएगा? तो किन स्थानों पर किया जाएगा भाई? आदि कैलाश और ओम पर्वत पर किया जाएगा। 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक। कब तक भाई? 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक भैया क्या करा जाएगा? आदि कैलाश और ओम पर्वत की 5 दिवसीय यात्रा कराई जाएगी। हेलीकॉप्टर के जरिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन की यात्रा कराई जाएगी। आदि कैलाश और ओम पर्वत भैया कहाँ पर हैं? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में हैं। भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित दोनों चोटियां भगवान शिव को समर्पित हैं। पहले दिन यात्री दिल्ली से पिथौरागढ़ आएंगे और दूसरे दिन यात्री पिथौरागढ़ से गुजी हेलीकॉप्टर के द्वारा आएंगे और तीसरे दिन गुजी से भैया कहाँ जाएंगे? जोलिंग कांग तक की यात्रा हेलीकॉप्टर से ये पूरा करेंगे। इसकी टिकट बुकिंग भैया किस पर हो रही है? ट्रिप टू टेम्पल्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। तो आदि कैलाश और ओम पर्वत भैया कहाँ पर हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं। ठीक है, और हेली सेवा को भैया कब शुरू किया गया है? 15 अप्रैल 2024 से इसको शुरू किया गया है। अब कब तक चलेगा भाई? 15 अप्रैल से ये 10 मई तक ये यात्रा चलेगी। और कितने दिन की यात्रा है भैया? तो 5 दिवसीय ये यात्रा कराई जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, छठी अस्कोट आराकोट, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ हुई है? तो कब से हुई है भैया? तो 25 मई से प्रारंभ हुई है। प्रत्येक 10 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है। किसका भाई? अस्कोट आराकोट यात्रा के भैया प्रत्येक 10 वर्षों में इसका आयोजन किया जाता है और ये 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक चलाया जाएगा या किया जाएगा। ठीक है, इसका भैया थीम क्या है? स्रोत से संगम। थीम क्या भैया इसका? स्रोत से संगम इसकी भैया थीम है। और इसका आयोजन कौन करा रहा है? तो पहाड़ संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किस संस्था के द्वारा भैया अस्कोट आराकोट यात्रा की भैया आयोजन किया जा रहा है? तो पहाड़ संस्था के द्वारा किया जा रहा है। पहाड़ संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1984 में पहाड़ संस्था की स्थापना कराई गई। पहली अस्कोट आराकोट यात्रा तत्कालीन पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी जिलों से गुजरते हुए करीब 350 गाँव, कितने भाई? 350 गाँव को छू कर निकलेगी। यात्रा की शुरुआत 25 मई 1974 को हुई और 45 दिनों के बाद 8 मई 1974 को आराकोट में इसका समापन हुआ था। ठीक है, तो अस्कोट
छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब प्रारंभ हुई भाई? तो इसका जी शुरुआत हुआ 25 मई को शुरुआत हुआ। इतने हमें पॉइंट इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में ओशन ग्लोबल रेस की यात्रा पूरी की? ठीक है, कौन सी भैया यात्रा? ओशन ग्लोबल रेस की यात्रा पूरी की। तो ये यात्रा कब हुई भाई? अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की महिला थी और उस महिला का नाम क्या था भाई? तो पायल गुप्ता था। क्या था भाई? पायल गुप्ता। ठीक है, यात्रा की लंबाई कितनी थी भाई? तो यात्रा की लंबाई जो थी 27,000, कितनी भैया? 27,000 नॉटिकल मील भैया इसकी लंबाई थी। ओशन ग्लोबल रेस के लिए उनकी मेडेन, क्या भैया? मेडेन फैक्टर टीम में 13 महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं भाई? 13 महिलाएं शामिल थीं और टीम का नाम क्या था? मेडेन फैक्टर। ठीक है, यह रेस 10 सितंबर को साउथैम्पटन से शुरू हुई और भारतीय नौसेना की अफसर पायल गुप्ता भैया किसकी अफसर है भैया? तो नौसेना की अफसर हैं। इस सफर में समुद्र पर 27,000 मील की दूरी इन्होंने तय की और कितने दिन में पूरा किया इन्होंने भैया? तो 254 दिनों में। कितने भाई? 254 डेज में इन्होंने क्या करा भैया? कंप्लीट करा इस यात्रा को। तो ग्लोबल रेस यात्रा कब किसने पूरी की भाई? तो पायल गुप्ता ने पूरी की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो भैया लोकगीत क्षेत्र से था। किस क्षेत्र से था भी? तो लोकगीत क्षेत्र से इनका संबंध है। ठीक है, प्रहलाद मेहरा जी का जन्म कब हुआ? तो प्रहलाद मेहरा जी का जन्म 4 जनवरी, कब भाई? 4 जनवरी 1971 को हुआ। कब हुआ? 4 जनवरी 1971 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई भाई? तो इनकी मृत्यु 10 अप्रैल, कब भाई? 10 अप्रैल 2024 को। ठीक है, 10 अप्रैल 2024 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1989 में आकाशवाणी के लिए एक ग्रेड कलाकार का दर्जा दिया गया। कब दिया गया भाई? 1989 में इनको कौन सा दर्जा मिला? आकाशवाणी के लिए एक ग्रेड कलाकार का दर्जा दिया गया। इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा भाई? इसरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा? तो इसरो करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है? किस कल्चर का भाई? हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून के अंदर किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में मानस कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो पर्यटन विभाग के द्वारा भैया उत्तराखंड में क्या करा जाएगा? मानस कॉरिडोर यात्रा शुरू की जाएगी। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पर्यटन विभाग के द्वारा। कुमायूं क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानस खंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को, कब भैया? 22 अप्रैल को होगी। यानी 22 अप्रैल को इस यात्रा की क्या करी गई? शुरुआत की गई। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक की विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। मानस कॉरिडोर में कुछ मंदिरें भी शामिल हैं, जैसे कि जागेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, गोलजू मंदिर, नंदा देवी और कसार देवी मंदिर। ये कहाँ की भी हैं भाई मंदिरें? ये तो अल्मोड़ा जनपद की हैं। इसके अलावा हाट कालिका मंदिर, बैरीनाग मंदिर और मलेनाथ का मंदिर जो कि पिथौरागढ़ के हैं। इसके अलावा बागनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ कोट ब्राह्मी मंदिर जो कि बागेश्वर के हैं, पाताल भुवनेश्वर, पूर्णागिरी, देवीधुरा और बराही देवी जो कि चंपावत के हैं। इनके अलावा उधम सिंह और नैनीताल के मंदिरों को भी शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में मानस कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जा रही है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर धनंजय मोहन बनाए गए हैं। ठीक है,
तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख डॉक्टर धनंजय मोहन को बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? किसको नवाजा गया है भाई? आरुषि निशंक को नवाजा गया है। ठीक है, अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता आरुषि निशंक को मनोरंजन उद्योग, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभिनेत्री को यह अवार्ड एशिया वन मैगजीन और ईटी नाउ द्वारा आयोजित एक आयोजन में दिया गया है। यह सम्मान समारोह अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए आयोजित किया जाता है। तो किसको मिला है भाई ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो आरुषि निशंक को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने लोगों को सम्मानित किया गया भाई? तो 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके तहत भैया 1 लाख रुपए भैया धनराशि दी गई और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र भी दिए गए इन लोगों को। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 का 24 प्रदान किया गया है? तो कितने गांवों को भैया? तो 6। कितने? 6 ग्राम पंचायतों को भैया ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या याद रखनी है बातें, जो बातें किन किन क्षेत्रों में भैया ये पुरस्कार दिया गया है और किन किन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त गांव ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर के साथ सुशासन, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे, आजीविका और स्वच्छ और हरित गांव वाली पंचायत का अवार्ड ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ग्राम पंचायत रानी पोखरी डोईवाला को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो व्यक्ति हैं बाल हितैषी ग्राम पंचायत प्रवीण कुमार, जो कि ग्राम प्रधान एटनबाग विकास नगर को दिया गया है। तीसरा जो पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ गांव सरोज बाला ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत के प्रधान न्यू खालसी उत्तरकाशी के हैं, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। चौथा पुरस्कार भैया गरीबी मुक्त गांव, जो कि रजनी देवी ग्राम प्रधान हरियावाला सहजपुर को ये पुरस्कार दिया गया है। चौथे हैं जल पर्याप्त गांव बनाने के लिए बेस्ट सरपंच धन सिंह प्रधान, जो कि सेंट टेरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत श्रेणी के तहत ग्राम पंचायत केदारवाला को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। पहले कौन थे भाई? तो पहले जो हमारे आए प्रवीण कुमार, इनको ये पुरस्कार दिया गया। फिर उसके बाद जो दिया गया सुधीर रतूड़ी को दिया गया, फिर रजनी देवी को दिया गया, उसके बाद किनको दिया गया भाई? तो धन सिंह को दिया गया, और फिर उसके बाद किसको दिया गया भाई ये पुरस्कार? तो जो ये पुरस्कार दिया गया लास्ट में तो सुधीर रतूड़ी को दिया गया है। तो ये हमें इससे ये फैक्ट याद रखने हैं। तो राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, उत्तराखंड के किस जिले से ये संबंध रखते हैं? तो किस जिले से इनका संबंध है भाई? तो उत्तरकाशी जिले से ये संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, प्रवीण उत्तरकाशी की अस्सी गंगा घाटी के ढांसड़ा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने यह उपलब्धि माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल किया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले हैं भैया प्रवीण राणा? ये उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, जिन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम इन्होंने दर्ज किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, राज्य में मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है भैया? तो शिक्षा के क्षेत्र से भैया मिशन
कोशिश का संबंध है। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 16,000 से अधिक, कितने भैया, 16,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 1 अप्रैल से, कब से भैया, 1 अप्रैल से क्या करा जाएगा, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही एशियन मिशन कोशिश शुरू किया जाएगा। कौन सा भैया मिशन चलाया जाएगा, कोशिश मिशन चलाया जाएगा। इसका संबंध किससे है भाई, तो शिक्षा से संबंध है। और कितने हज़ार स्कूलों में भाई, 16,000 स्कूलों में चलाया जाएगा। कब से चलाया जाएगा, तो 1 अप्रैल से चलाया जाएगा नए शिक्षा सत्र में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य की बात करें, किसी कारण से पिछले सत्र में किसी विषय में पढ़ाई बीच में ही छूट गई हो या विद्यार्थियों को फिर से किसी विषय में दक्षता यानी जो फेल हुए हैं करने का, उनको क्या दिया जाएगा भाई, सुविधा प्रदान की जाएगी इस नीति के द्वारा। ठीक है, तो मिशन कोशिश का संबंध किससे है भाई, तो मिशन कोशिश का संबंध शिक्षा से है। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो उत्तराखंड भैया रेशम कीट योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया भाई, तो पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत कब की गई, तो मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। कब शुरू की जाती है भाई, तो मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, कृषि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा की जाती है। मार्च 2023 में शुरुआत। शुरू में उत्तराखंड में 4 जिलों में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसकी जो शुरुआत की गई थी तो 4 जिलों से की गई थी। वो 4 जिले कौन कौन से थे भाई, तो देहरादून से, हरिद्वार से और उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर 1 हो गया। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है, तो पहला राज्य बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वेणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। कौन सा भैया, वेणी सेना प्रोजेक्ट किससे संबंधित है भाई, तो ये स्वच्छता से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई भाई, तो इसकी शुरुआत जो की जाती है 31 अक्टूबर 2022 में इसकी क्या करी गई भाई, शुरुआत की गई। और भैया कहाँ से शुरुआत की जाती है, तो हल्द्वानी से की गई। और चर्चा में रहा कब भाई, 2023 में ये चर्चा में रहा। ठीक है, शुरुआत कब होती है, तो 31 अक्टूबर 2022 को हल्द्वानी से इसकी शुरुआत होती है। और इसका भैया चर्चा में कब आता है ये, तो 2023 में ये चर्चा में आता है। ठीक है, और भैया शुरू जो करते हैं हल्द्वानी नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का 1 लाइनर क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है। तो कौन सा रोपवे है भाई वो, तो गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे है, जो उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे को भारत और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा गया है। यह रोपवे भारत का तो सबसे ऊंचा व लंबा रोपवे होगा, बल्कि ये दुनिया का भी सबसे ऊंचा और लंबा रोपवे होगा। इसकी लंबाई भैया कितनी है, तो इसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। लंबाई कितनी है भाई, 12.4 किलोमीटर इसकी क्या है भाई, लंबाई होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो कितने जनपदों को शामिल किया गया है, तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। ठीक है, पहला कौन सा है भाई, तो पहला जनपद हमारा पिथौरागढ़ है और दूसरा हमारा कौन सा भाई, चंपावत। ठीक है, तो कितने जनपदों को शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में, तो 2 जनपदों को शामिल किया गया है। और वो दो जनपद हमारे कौन कौन से हैं भाई, तो पिथौरागढ़ और चंपावत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं।
तो कितने खिलाड़ी शामिल हुए भाई? तो 140 खिलाड़ी उत्तराखंड के शामिल हुए हैं। कब हुआ था भाई ये 37वां राष्ट्रीय खेल? तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? तो गोवा के अंदर हुआ। कितने खिलाड़ी शामिल हुए भाई? तो 140 खिलाड़ी शामिल हुए। ठीक है, तो कौन सा खेल था भाई ये? 37वां राष्ट्रीय खेल था हमारा। 38वां भैया कब होगा भाई? तो 2024 में होगा। ठीक है, कब होगा? 38वां 2024 में होगा। और कहाँ पर होगा भाई? तो उत्तराखंड के अंदर होगा 38वां। उत्तराखंड के द्वारा भैया कितने मेडल जीते गए? तो उत्तराखंड के द्वारा 17 मेडल जीते गए। कितने मेडल जीते गए? 17। 3 हमारे क्या हुए? 3 गोल्ड जीते, 2 हमारे क्या भाई? 3 हमारे इसमें सिल्वर जीते गए, और 11 हमने क्या कौन से जीते भाई? कांस्य पदक जीते। तो टोटल मेडल कितने जीते हमने? तो 17 टोटल मेडल हमने जीते। उत्तराखंड पदक तालिका में कितने नंबर पे रहा भाई? तो 23वें नंबर में रहा। ठीक है, उत्तराखंड कितने नंबर पे रहा भाई? तो 23वें नंबर पे रहा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई? 140 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आज का है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ लिया गया भाई? तो पीपल कोटी में लिया गया है। ये पीपल कोटी कहाँ है भाई? चमोली के अंदर है। इसके अलावा कहाँ पर लिया गया है? कुछ परिवारों को कहाँ भाई? गोचर में भी बसाया जाएगा, और कुछ परिवारों को जोशीमठ में भी बसाया जाएगा। तो ठीक है, मुख्य रूप से भैया इसका आंसर क्या होगा? तो पीपल कोटी होगा, जो कि कहाँ है भैया? चमोली के अंदर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस लीग 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? तो पिथौरागढ़ के अंदर आयोजित किया गया। भैया किन किन के मध्य था ये? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ। और अभ्यास का नाम क्या था भाई? अभ्यास डस लीग था। ठीक है, कौन सा संस्करण था भाई? तो चौथा संस्करण था। और कब हुआ भाई? 20 फरवरी से 2 मार्च 2023 के मध्य ये हुआ। ठीक है, और इसके अलावा हमें याद रखना है 12 जून को भारत और मालदीव के मध्य युद्ध हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? अल्मोड़ा के अंदर हुआ। और इस युद्ध का नाम क्या था भाई? एक्वेरिन युद्ध अभ्यास था भाई। इस युद्ध का भारत और मालदीव के मध्य जो था, कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? तो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित की गई भाई? हरिद्वार के अंदर आयोजित की गई। तो ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेद संगोष्ठी भैया हरिद्वार में आयोजित की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद कौन सा है जिसके सभी राजस्व गांवों को नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं? तो कौन सा है भैया वो? तो हमारा चंपावत जिला है, जिसके सभी गांवों को भैया किसमें शामिल कर लिया गया है? नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें याद रखना है, पटवारी व्यवस्था को खत्म किया गया कहाँ से भैया? चंपावत से किया गया। ठीक है, पहले 2 जनपद इसमें थे भैया, जैसे कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर भैया पटवारी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ भाई? चंपावत को भी शामिल कर लिया गया है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में पहला जनपद है जो किसमें भैया? नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित हैं? तो कौन से जनपद में है भैया? उत्तरकाशी जनपद के अंदर है। कौन से भैया? नेलांग गांव और कौन सा भाई? जादूंग गांव भैया कौन से जनपद में स्थित है ये? तो उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी में ये स्थित हैं। ठीक है, कहाँ में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में ये स्थित हैं। ठीक है, इनका क्या करा जा रहा है भाई? इनका जो है पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, रहने की यानी इन गांवों का क्या करा जा रहा है अभी? मरम्मत टाइप से किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला आज का, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड
देश भर में कौन से स्थान पर है? तो अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में दूसरे स्थान पर है। इस भैया अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, अक्टूबर 2023 के रिपोर्ट के अनुसार अंगदान पंजीकरण रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना भैया प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर हमारा कौन सा भाई? उत्तराखंड सेकंड स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम, कौन सा भाई? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो उत्तराखंड के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए भाई? तो 7 पदक जीते गए, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण था भैया? तो 5वां संस्करण था, ठीक है, 5वां संस्करण था जो कि कब हुआ? 2023 में हुआ। और कब से कब हुआ भी? 30 जनवरी से लेकर ये 11 फरवरी तक हुआ भैया। 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य ये इसका आयोजन किया गया। 2024 का भैया कब हुआ था? जो कि 6ठा संस्करण था जो कि 19 जनवरी से 31 जनवरी तक कहाँ पर हुआ भी? तमिलनाडु में यह संस्करण कराया गया, ठीक है। और भैया 2024 का हमारा 6ठा संस्करण था जिसमें भैया 3 मेडल जीते थे 2024 में, ठीक है। तो 3 मेडल कौन कौन से थे? एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक कांस्य पदक था, ठीक है। उत्तराखंड ने ये जीते थे। तो इस खेल का आंसर क्या हो गया भाई? खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है भाई? तो पंतनगर में बनाया जा रहा है। पंतनगर भैया किस जनपद में आता है? तो उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर आता है, ठीक है। जनवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था, ठीक है। जनवरी 2023 में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भैया कहाँ बनाया जाएगा? पंतनगर में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? अमृत सरोवर योजना, तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा भाई? तो तीसरा स्थान है भैया अमृत सरोवर योजना लागू करने में। यह योजना भैया केंद्र सरकार की प्रसिद्ध योजना है, ठीक है। देश भर के जलाशयों के सुधार के लिए यह योजना शुरू किया गया है। पहला स्थान भैया किसका है? तो पहला स्थान भैया इसमें कौन से राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। सेकंड प्लेस पर कौन सा भाई? सेकंड प्लेस पर जम्मू एंड कश्मीर है। और भाई थर्ड प्लेस पे हमारा कौन सा आ गया? थर्ड प्लेस में हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया भाई? 3 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें देवभूमि खेल रत्न अवार्ड 2019 और 20 में भैया किसको दिया गया? तो लक्ष्य सेन को दिया गया। किसको दिया गया भाई? लक्ष्य सेन को दिया गया, ठीक है। और 2020 और 21 की बात करें तो चंदन सिंह को दिया गया, जो कि चंदन सिंह का संबंध किससे है भैया? एथलीट से इनका संबंध है। और लक्ष्य सेन का किससे संबंध था भाई? तो ये किससे लक्ष्य सेन थे भाई? बैडमिंटन से इनका संबंध था, ठीक है। सेकंड बात करते हैं देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। 2019-20 में किसको दिया गया? धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया, जो कि कौन थे भाई? बैडमिंटन कोच थे। देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जो गुरु होते हैं खेल के, उनको दिया जाता है। तो 2019 और 20 का भैया किसको दिया गया था? तो 2019 और 20 का धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया था, जो कि बैडमिंटन के कोच थे। 2020 और 21 की बात करें, 2020 और 21 की बात करते हैं तो कमलेश तिवारी को दिया गया देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड। और कमलेश तिवारी का संबंध किससे था भाई? ताइक्वांडो से था, जो कि ताइक्वांडो के कोच थे। 2021 और 22
भैया 2021 और 22 का देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया भाई? संदीप कुमार को दिया गया, जो कि तीरंदाजी के भैया कोच थे। ठीक है। थर्ड अगर अवार्ड की बात करें, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भैया 2021 और 22 को किसको दिया गया? सुरेश पांडे को दिया गया। ठीक है। तो मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 3 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में सेकेंड प्लेस पर है, यानी दूसरे स्थान पर है रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। ठीक है। सेकेंड प्लेस पर रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश के सेकेंड प्लेस पर है भाई। ठीक है। रोजगार के संबंध में जो रिपोर्ट आई अगस्त 2023 में और कहा गया रोजगार सृजन में उत्तराखंड सेकेंड स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है भाई? पहले स्थान पर असम है। ठीक है। पहले स्थान पर असम है रोजगार सृजन में, और सेकंड प्लेस पे भैया कौन सा? हमारा उत्तराखंड राज्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको दिया गया है भाई? डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया है। किसको? डॉक्टर ममता पुरोहित को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? तो साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर ममता पुरोहित को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य में देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया गया है भाई? तो ऋषिकेश में किया गया है। लक्ष्मण झूला के पास में यह पुल बनाया गया है, और भैया इसमें क्या है भाई? जो कि देश का पहला केबल सस्पेंशन पुल होगा। यहीं पर कांच का एक पुल भी बनाया गया है, जो देश में पहला कांच का पुल होने वाला है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई? तो राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को 12 सितंबर, कब भाई? 12 सितंबर 2023 में भैया क्या करा गया? मंजूरी दी गई। ठीक है। क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, और किसमें भाई? वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट, IT सेक्टर को भैया क्या करा गया है? ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। किसके? राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति के अंतर्गत। उद्देश्य क्या है? राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेश को आकर्षित करना है। लक्ष्य क्या है? 20 लाख रोजगार का सृजन व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। 20 लाख भैया रोजगार पैदा करने हैं, और भैया और क्या करना है? सृजन में 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। ठीक है। तो इसका ये उद्देश्य है। पहली सेवा नीति क्षेत्र को कब मंजूरी मिली? तो 12 सितंबर 2023 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति को भैया मंजूरी जो दी गई 13 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। कब दी गई भाई? 13 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, स्टार्टअप संशोधन नीति 2023 के अनुसार पहले 5 वर्षों में कितने स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया अभी? 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। स्टार्टअप संशोधन नीति 2023 के अनुसार भैया कितने स्टार्टअप? 1000 स्टार्टअप का लक्ष्य रखा गया है। मंजूरी कब दी गई इसको? तो फरवरी 2023 में इसको मंजूरी दी जाती है। कब मंजूरी दी जाती है भाई? फरवरी 2023 में मंजूरी दी जाती है। इससे हमें जो बातें याद रखने हैं, जैसे कि नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए का पुरस्कार देना, और पूर्व में भैया कितना पुरस्कार दिया जाता था? 50,000 रुपये। स्टार्टअप को बढ़ावा हेतु 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करना। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक निःशुल्क इक्विपमेंट सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को खरीद सकता है।
राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। उत्पादों की डिजाइन पर 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो इतने फैक्ट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई? तो उत्तराखंड नई पर्यटन नीति को भैया जो मंजूरी दी गई 16 मार्च 2023 को दी गई। ठीक है, नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब दी गई भाई? 16 मार्च 2023 को। पहली पर्यटन नीति कब बनी थी भाई? तो 2001 में बनी थी। ठीक है, पहली पर्यटन नीति भैया कब बनी थी? 2001 में। उसके बाद कब बनी पर्यटन नीति? तो 2018 में, और फिर 16 मार्च 2023 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य कैबिनेट के द्वारा उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति को कब मंजूरी दी गई भाई? तो इसको जो मंजूरी दी गई 12 अक्टूबर 2022 को। कब मंजूरी दी गई भाई? 12 अक्टूबर 2022 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सरमौली गांव, जो कि कहाँ भाई? पिथौरागढ़ के अंदर है, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा है, मानसिक स्वास्थ्य नीति नियमावली को मंजूरी कब दी गई? तो मंजूरी दी गई भाई 7 जुलाई 2023 को। कब मंजूरी दी गई भाई? 7 जुलाई 2023 को मंजूरी दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीली रतौली राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022-23 में कितने लोगों को दिया गया है? तो भैया 14 तो इसमें वीरांगनाओं को दिया गया है, 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। भैया पुरस्कार राशि कितनी है? तो 51,000 रुपये पुरस्कार राशि है इसमें, और पहले कितनी थी? तो 31,000 रुपये पुरस्कार राशि थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री धामी द्वारा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी किए जाने की घोषणा की गई है? तो 21,000 रुपये किए जाने की घोषणा की गई है। पहले कितनी थी? तो पहले 10,000 रुपये थी, और अब कितनी कर दी गई भाई? तो 21,000 रुपये कर दी गई है। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दादा पुरोहित को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से भाई? तो संगीत नाटक अकादमी से। कब ये पुरस्कार दिया गया? तो फरवरी 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। दादा पुरोहित का संबंध किस जिले से है भाई? तो चमोली जिले से इनका संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित श्रुतिका सिलस्वाल का संबंध किस जनपद से है? तो टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। यह अवार्ड राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार, मानवाधिकार के क्षेत्र में योगदान करने वाले युवाओं को दिया जाता है। और इससे पॉइंट क्या याद रखने हैं? राष्ट्रमंडल देशों से कुल 50 युवाओं को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। कितने युवाओं को चुना गया भैया? तो 50 युवाओं को चुना गया है। ठीक है, और इसमें भैया कितने भारतीय हैं? तो 4 इसमें भारतीय भी शामिल हैं। कौन कौन है भाई? सौम्य डबरीवाली, जो कि लैंगिक समानता के लिए इनको चुना गया है। कौशल शेट्टी टिकाऊ शहर व समुदाय के लिए चुना गया है। अक्षय मकर, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए इनको चुना गया है। और श्रुतिका सिलस्वाल, जो कि गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए इनको चुना गया है। ठीक है, इतने पॉइंट हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो उत्तराखंड खेल पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार भैया जो दिया गया है 2019-20 में लक्ष्य सेन को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और 2020-21 में भैया चंदन सिंह को दिया गया है, जो कि एथलीट खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दिए कब गए हैं? 2023 में ये पुरस्कार दिए गए हैं। और किन किन वर्षों के लिए दिए गए हैं? तो 2019-20 में लक्ष्य सेन को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2020-21 में चंदन सिंह को दिया गया है, जो कि एथलीट
खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो पुरस्कार आ जाता है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन कोच हैं। 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया है, जो कि ताइक्वांडो कोच हैं। और 2021-22 के लिए संदीप कुमार डुकनाल को दिया गया है, जो कि तीरंदाजी कोच हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020-21 के लिए किनको चुना गया है? तो सुरेश चंद पांडे को चुना गया है, जो कि एथलीट खिलाड़ी हैं। तो ठीक है, उत्तराखंड खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 शिक्षकों को चुना गया है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितने को चुना गया? अभी तो 10 शिक्षकों को चुना गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो 6 शिक्षक को चुना गया है। और प्रशिक्षण संस्थान में भैया कितने? तो 1 शिक्षक को चुना गया है। तो कुल कितने टीचरों को चुना गया? अभी तो 17 टीचरों को चुना गया है। शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2023 में इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राज्य के कितने वयोवृद्ध कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया भाई? 4। कितने? 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन कौन है? पहले इसमें नारायण सिंह बिष्ट हैं, जो कि इनका संबंध कहाँ से? अभी चमोली से है। फिर दूसरे कौन है? जुगल किशोर, जिनका संबंध कहाँ से? अभी तो अल्मोड़ा जिले से है। तीसरे हमारे भैरव दत्त तिवारी हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? तो अल्मोड़ा जिले से है। और चौथे हैं भैया जगदीश डोईयाल, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। पूरे देश में 84 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। जिनकी उम्र 75 से अधिक है, उन कलाकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, वाडिया संस्थान के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विक्रम गुप्ता को राष्ट्रीय भूभाग विज्ञान पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, जो कि वाडिया संस्थान से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कविता देवी और निकिता चौहान को सम्मानित किया गया है। कविता देवी बागेश्वर की रहने वाली हैं और निकिता चौहान देहरादून की रहने वाली हैं। और ये पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो कविता देवी और निकिता चौहान को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, राज्य के किस साहित्यकार को भारत सरकार द्वारा प्रथम राहुल साक्यान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर अरुण कुकसाल को ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? ये पौड़ी के रहने वाले हैं। किस पुस्तक के लिए इनको ये दिया गया है? तो चले सात पहाड़। कौन सी पुस्तक है भाई इनका? चले सात पहाड़ पुस्तक के लिए इनको राज्य में साहित्यकार की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन है भाई? अरुण कुकसाल हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।